जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तभी से मंदिर कट्टरपंथियों के निशाने पर रहा है और अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के साथ ये बात प्रूव भी हुई। पहले अब्दुल रहमान के नापाक मंसूबों का खुलासा हुआ और अब बब्बर खालसा के आतंकी के पकड़े जाने के बाद कट्टरपंथियों की पोल खुल गई है। देखिए रिपोर्ट। वो कौन है जो हिंदुओं की आस्था से खेलना चाहता है? वो कौन है जो हिंदुओं को भड़काना चाहता है? वो कौन है जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता है? ये सवाल बेहद अहम है और इन सवालों का जवाब भी उत्तर प्रदेश की पुलिस को मिल गया। नाम लाजर मसीह, काम आतंक फैलाना, संगठन बब्बर खालसा। सिर पर हल्के बाल, चेहरे पर गहरी दाढ़ी और मूछें और दिमाग में महाकुंभ को दहलाने की साजिश। महाकुंभ का भले ही समापन हो गया है, लेकिन इसका दिमागी फितूर खत्म नहीं हुआ। ये विदेश में बैठे अपने आका के इशारे पर हिंदुओं की आस्था से खेलना चाहता था, देश के हिंदुओं को भड़काना चाहता था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस को संयुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी मिली। कौशाम्बी से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के इस सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने भारी मात्रा में इसके पास से हथियार और कुछ सामान भी बरामद किया है। अब आपको बताते हैं कि आतंकी के पास से क्या क्या मिला। 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्तौल, 13 जिंदा कारतूस, विस्फोटक पाउडर, गाजियाबाद के पते का आधार कार्ड, बिना सिम वाला मोबाइल फोन। पुलिस के मुताबिक ये आतंकी महाकुंभ में आतंक फैलाने के इरादे से आया था। राम मंदिर भी टारगेट पर था और वारदात को अंजाम देकर पुर्तगाल भागने की तैयारी में था। अन्य जो इनपुट हमारे पास आ रहे थे उसके द्वारा उसने महाकुंभ प्रयागराज के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी प्लानिंग घटना के बाद पुर्तगाल जाने की थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान जो चेकिंग और पुलिस की मुस्तैदी वहाँ थी, इसके कारण ये वहाँ कोई घटना कारित करने में सफल नहीं हो पाया और इस दौरान वो कौशाम्बी, लखनऊ तथा कानपुर में जगह जगह बदल के इस दौरान ठहरा है। लजर मसीह के कुछ साथी अमेरिका, पुर्तगाल, जर्मनी और कतर में भी रहते हैं। यूपी पुलिस ने खुलासा किया है कि लजर मसीह, जो कि बब्बर खालसा का एक आतंकवादी है, वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगाता था। वो लगातार आईएसआई के संपर्क में भी था और ये वही आईएसआई है जिसे हिंदुओं की आस्था खटक रही है, जिसे राम मंदिर खटक रहा है, जिसे महाकुंभ खटक रहा है। आईएसआई लगातार अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देकर हिंदुओं की आस्था को भड़काना चाहता है और ये अब्दुल रहमान उसी आईएसआई का गुर्गा था। आईएसआई आतंकी अब्दुल रहमान के पकड़े जाने के बाद राम मंदिर की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। जगह जगह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस हर आने जाने वालों की चेकिंग कर रही है। राम मंदिर परिसर में सेना के कमांडो ने सुरक्षा व्यवस्था परखी तो सीआरपीएफ, एटीएस, एसएसएफ के बाद राम मंदिर की सुरक्षा में सेना भी उतारी गई। एनएसजी कमांडो ने परिसर में लगी सुरक्षा एजेंसियों के साथ राम जन्मभूमि परिसर के साथ सभी निकासी द्वार एंट्री पॉइंट पर पैदल मार्च किया। यानी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, चाहे आईएसआई कितनी भी कोशिश कर ले, हर बार उसे मुंह की खानी पड़ेगी। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव और मुकेश सिंह के साथ लखनऊ से पंकज झा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां मानवाधिकारों का हनन जैसे मजाक हो गया है। भीड़ में सरपंच संतोष देशमुख हत्या पर सियासी मामला भी थमा भी नहीं है कि कुछ इलाकों से दबंगों की क्रूरता फिर सरेआम है। रिपोर्ट देखिए। बैट से पिटाई, क्रूरता की हद, गर्म रॉड से जलाया। आपके सामने महाराष्ट्र की ही 2 तस्वीरें हैं। एक बीट की है, दूसरी जालना की है। दोनों तस्वीरों में दबंगों की क्रूरता ने हद पार कर ली है। ऐसी क्रूरता तो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। ये वीडियो बीड के शिरूर तालुके के गांव से आया है। एक शख्स जमीन पर गिरा है और 5 लोग उसके पास खड़े हैं, जिनमें से एक आदमी जमीन पर गिरे युवक को पकड़ता है और सफेद कपड़े वाला दूसरा आदमी पीड़ित के तलवों पर बैट से बार बार पिटाई करता है। जमीन पर युवक गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन दबंगों पर उसकी गुहार का कोई असर नहीं हुआ। जिस आदमी ने बैट से पिटाई की उसका नाम सतीश भोसले है। सतीश भोसले की दबंगई के वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं। शिरूर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
महाराष्ट्र के जालना की दूसरी तस्वीर आवा गांव में हुई इस वारदात की है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पास ही भट्ठी में कोयले दहक रहे हैं और उसके बिल्कुल पास एक युवक जमीन पर गिरा है। भट्ठी में लोहे की रॉड गर्म की जा रही है और गर्म सरिये से कैलाश बोराडे नाम के युवक को जलाया जा रहा है। दबंगों के इस जुल्म के चलते कैलाश बोराडे चीखता रहा, लेकिन हैवानियत का सिलसिला नहीं थमा। इस दौरान दबंगों ने कैलाश के पैर, पीठ, पेट, गर्दन और प्राइवेट पार्ट्स को जलाया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार हैं। सवाल यह है कि आखिर क्रूरता का इस सिलसिला कब थमेगा। हाल के दिनों में सरपंच संतोष देशमुख की क्रूर हत्या पर सियासत अभी थमी भी नहीं है। मामले में धनंजय मुंडे का नाम आने पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। बीट से स्वानंद पाटिल के साथ जालना से लक्ष्मण सोलनेक, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल की। आरएसएस के सीनियर नेता भैयाजी जोशी ने भाषा को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि विपक्ष को सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिल गया। देखिए रिपोर्ट। मुंबई की एक भाषा नहीं, मुंबई की अनेक भाषा है। मुंबई की एक नहीं अनेक भाषाएं हैं, पर कुछ क्षेत्र की भाषा होती है। घाटकोपर की भाषा गुजराती है। घाटकोपर परिसराची भाषा तो गुजराती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी घाटकोपर के एक आयोजन में बोल रहे थे। उन्होंने सहज भाव में कह दिया, मुंबई की कई भाषाएं हैं और घाटकोपर की भाषा गुजराती है। बस इतने भर पर जो विवाद शुरू हुआ, उसके बाद भैयाजी जोशी को सफाई देनी पड़ी। मी केलेल्या एका विधानामुळे इन्हीं के बयान से नासमझी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है और मुंबई महाराष्ट्र का क्षेत्र है। आणि मुंबई हे महाराष्ट्राचाच भाग आहे, त्यामुळे मुंबईची भाषा मराठी आहे। लेकिन विपक्ष को इस सफाई से मतलब नहीं है। भाषा जैसे संवेदनशील मसले पर इन दिनों चल रही सियासत में उसे फडणवीस सरकार को घेरने का एक मौका दिख रहा है। विधानसभा में भी इस पर जमकर हंगामा देखने को मिला। उद्धव ठाकरे ने भैयाजी जोशी पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। मुंबई के घाटकोपर में रहने वालों को मराठी आनी चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं है। ये उन्होंने देश विधान किया है, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुनाह दाखिल होना चाहिए। राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। मेरा महाराष्ट्र है, मेरी मिट्टी है, मेरी मिट्टी की पहचान मराठी है। आपको मराठी आनी ही होगी और ये नहीं बोल सकते कि घाटकोपर की भाषा गुजराती है, तो मुलुंड की भाषा क्या है? भैयाजी जोशी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। ये इस तरह की भाषाओं का वाद निर्माण कर महाराष्ट्र की जनता को आड़े हाथ लेना, ये सरकार की जवाबदारी नहीं होती। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद मराठी को खासी तरजीह दी है। भैयाजी जोशी के बयान पर उठे नए विवाद पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी सीखनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार किसी दूसरी भाषा का अपमान नहीं कर सकती। मुंबई की भाषा मराठी है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है और भाषाओं का हम सम्मान करते हैं। हम किसी भी भाषा का अपमान नहीं करेंगे। भैया जी ने केवल इतना ही कहा है कि घाटकोपर में अधिक गुजराती बोली जाती है और वास्तव है, मैं वहां से 4 टर्म से विधायक हूँ, पर मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा मराठी या मराठी रहेगी। दरअसल ये पूरा विवाद बताता है कि भाषाओं के सवाल पर हमें कितनी संवेदनशीलता से काम करने की जरूरत है। मामला तुल पकड़ता देख बहरहाल भैयाजी जोशी ने अपना बयान तो वापस ले लिया है, लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए महानगर पालिका चुनाव के पहले एक मुद्दा मिल गया है जिसे वो भुनाने की कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन संदेश के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से, जब एक थाने से 9 पुलिस वालों की छुट्टी हो गई, वजह थी साइबर फ्रॉड में सटोरियों से साठगांठ और करीब करीब पूरे थाने पर गाज गिर गई। रिपोर्ट देखिए। ये भोपाल पुलिस के वो चेहरे हैं जिनके नाम अपराधियों से साठगांठ के लिए याद किए जाएंगे। यही कारण है कि थाने के बाहर मौजूद आरोपी सटोरियों की पत्नी और दूसरी महिलाओं ने जब खाकी वालों पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए तो पूरा थाना खामोश खड़ा रहा। सटोरियों से वसूलीबाज पुलिसकर्मी सीसीटीवी में कैद हैं। भोपाल का ऐशबाग थाना अपराधियों और पुलिस के गठजोड़ का थाना निकला।
पिछले 10 दिन के अंदर पुलिस की वर्दी पर जो दाग लगे उससे पूरा पुलिस महकमा शर्मसार है। पुलिस के बड़े अफसरों को इस थाने के पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारी से ठीक उसी तरह पेश आना पड़ा जैसे वो अपराधियों के साथ आते हैं। वजह, इन पुलिसकर्मियों पर अपराधियों के साथ गठजोड़ का आरोप है। सट्टेबाजों और साइबर ठग के 2 ऐसे मामले सामने आए जिसमें बारी बारी से भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय को कठोर कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। थाना ऐशबाग वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, झूठा सच्चा आरोप लगाकर हमारे को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं वो। और अभी भी कब मेरे को पता चला है कि मेरे ऊपर भी उन्होंने झूठी कार्रवाई कर दी है। आरोप है कि ठगी के कॉल सेंटर संचालक से थाना प्रभारी जितेंद्र गढ़वाल एएसआई पवन रघुवंशी के जरिए से रिश्वतखोरी कर रहे थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पवन के घर पुलिस अधिकारियों ने छापा मारा और 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पवन के पकड़े जाने के बाद ऐशबाग थाना प्रभारी जितेंद्र गढ़वाल, एएसआई मनोज कुमार, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह और एएसआई पवन रघुवंशी को सस्पेंड कर एफआईआर दर्ज कर ली गई। आरोप है कि करोड़ों के ठगी के आरोपी मुइन से पूरे थाने ने साठगांठ कर रखी थी। उसमें कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। पुलिस उस मामले की जांच कर रही है और जो लोग भी उसमें संदिग्ध पाए गए किसी भी स्तर पर उन्हें निलंबित करके जांच की जाए। पुलिस की अपराधियों के साथ मिलीभगत का ये कोई पहला मामला नहीं है। राजधानी भोपाल में पिछले कुछ अरसे में ऐसे कई मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। राजधानी भोपाल के थाने पर न सिर्फ बड़े पैमाने पर टीआई समेत तमाम पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है, बल्कि इसी थाने में थाना प्रभारी और एएसआई और एक आरक्षक पर मामला भी दर्ज किया गया है। आरोप है कि पिछले लंबे अरसे से वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे और पुलिस की वर्दी पर जो दाग लगे हैं उसकी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। लोग कहते हैं ये जमाना रील का है। लोगों के दिमाग में रील बनाने का ऐसा फितूर है कि वो कुछ भी करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रील बनाने के चक्कर में कुछ लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया तो पूरा इलाका रील के इस चक्कर से खौफ में आ गया। रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ अफरा तफरी है, लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। घर का जर्रा जर्रा हिल गया है, दर और दीवारों के परखच्चे उड़े हुए हैं। घर के शीशे हों या फिर गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हैं। आखिर इतनी अफरा तफरी और खौफ क्यों है? जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये रील नहीं, तबाही है, खौफ की नई कहानी है। जी हाँ, ठीक समझा आपने। ये तस्वीरें, ये अफरा तफरी, सब कुछ रील बनाने का साइड इफेक्ट है। रील के चक्कर में कैसे इंसानी दिमाग सुन्न हो जाता है, ये उसका ही उदाहरण है। शहर ग्वालियर, सोसाइटी द लेगेसी प्लाजा। अब जानिए कि रील बनाने के चक्कर में 2 लोगों ने सोसाइटी के फ्लैट में क्या किया कि पूरी इमारत हिल गई। फ्लैट में एक जोरदार धमाका हो गया। रंजना और अनिल रील बना रहे थे, धुएं का सीन क्रिएट कर रहे थे। घर के खिड़की दरवाजे बंद थे। दोनों ने एलपीजी गैस रिलीज किया, कमरे में 7 किलो गैस रिलीज किया। दोनों क्लियर वीडियो चाहते थे। क्लियर वीडियो के लिए हैलोजन लाइट जलाई और इसी के साथ जोरदार धमाके के साथ सब हिल गया। रंजना और अनिल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फ्लैट में रील बनाई जा रही थी और अभी भी ये जो पड़ोस के लोग हैं वो डरे हुए हैं क्योंकि उनकी समस्या यही है कि उनका सवाल ये है कि जब फ्लैट में चूल्हा नहीं था तो फ्लैट में गैस का सिलेंडर क्यों था। ये एक बड़ा चौंकाने वाली बात है। और क्या इसका इस्तेमाल इसी काम के लिए खाली ही इसीलिए कराया गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि जान बची तो लाखों पाए। मोबाइल फ़ोन में कई सारे ऐसे फोटोग्राफ और वीडियो मिले हैं जिसमें जो घायल महिला है रंजना जाट एलपीजी गैस से सिलेंडर से गैस निकालते हुए उस पर देखी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की जांच में जुट गई है। लापरवाही बरतने के लिए रंजना और अनिल के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। देव श्रीमाली, ग्वालियर, एनडीटीवी इंडिया।